तो भी रेजिस्टेंस चेंज होगी। इसका फार्मूला क्या है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाय ए। एल रो क्या है, रो इज रेजिस्टिविटी। याद रखे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में डिफरेंस है। रेजिस्टिविटी किसके बराबर, किसी के ऊपर तनकीद करना, ठीक है, किसी के ऊपर उंगली उठाना, तो क्रिटिसाइज इसका सिनोनिम है। अच्छा, और क्या इसके रिपीटेड सिनोनिम आ गए हैं, तो एक्यूज भी आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे एन आप साइन एक्स का डोमेन क्या है, माइनस इन्फिनिटी और आपके पास इन्फिनिटी है। अभी देखिए साइन एक्स के साथ मैंने और क्या किया है, मैंने मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू द लायन फोर्सेस एकेडमी यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है टीसीसी इनिशियल टेस्ट की तैयारी के ऊपर होने वाला है। इससे पहले भी तकरीबन मैं 3 से 4 लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन स्टूडेंट्स के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप एकेडमिक पोर्शन के ऊपर वीडियो बनाए। तो आज का जो हमारा लेक्चर है ये एकेडमिक पोर्शन के ऊपर होने वाला है। इसके अंदर मैं आप लोगों को जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है वो कवर करवाऊंगा। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस कहाँ से आए, तो पिछले 3 साल के जो पास्ट पेपर्स है हमारे पास, उन पास्ट पेपर्स की हमने एनालिसिस की है और उनको हमने सॉल्व किया है डिटेल के साथ। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन हैं तो उसके साथ हमने गेस पॉइंट्स भी ऐड किए। गेस पॉइंट क्या होते हैं, लेट सपोज अगर कोई क्वेश्चन आया तो डायरेक्ट उसका आंसर हमने नहीं दिया, बल्कि उसके साथ हमने आपके नेक्स्ट टेस्ट में जो क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आ सकते हैं, जिनके आने के चांसेस ज़्यादा है, वो भी हमने ऐड किया। तो इंशाल्लाह अगर आप लोग ये वीडियो कर लेते हैं तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि मिनिमम 5 से 6 क्वेश्चंस तो इस एक वीडियो से आपके एकेडमिक पोर्शन के अंदर लाजमी होंगे, और बाकी आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि एकेडमिक में क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं और आप लोगों ने पास्ट पेपर्स को कैसे स्टडी करना है। तो इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद ये है कि आपको एकेडमिक से रिलेटेड प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड कर दूं और आप लोग A to Z अपने एकेडमिक की बेहतरीन तैयारी कर सके। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाजमी लाइक करें और नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप मजीद किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस चाहते हैं, ताकि मैं आपके चॉइस के मुताबिक और वीडियोस भी आप लोगों के लिए बना सकूं। सो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि टीसीसी की जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है और 12 उसके अंदर लास्ट डेट है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक अप्लाई नहीं की तो आप लोग लाजमी अप्लाई कर ले, 11 मार्च तक अप्लाई कर ले, ठीक है। 11 मार्च को लाजमी अपनी अप्लाई कर ले और जो सेंटर आपके करीब पड़ता है तो उसी सेंटर में आप लोग अप्लाई कर ले। और अगर आप लोग हमारे क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। हमने अभी अपना 5 दिनों वाला कोर्स इंट्रोड्यूस किया है, जिसके अंदर हम आपको 5 डेज में कंप्लीट कोर्स कवर करवाएंगे, टेस्ट पासिंग गारंटीड। आप लोग ये वीडियो देखें, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हम किस तरीके से पढ़ाते हैं। इससे पहले मैं वर्बल के ऊपर भी लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूँ, नॉन वर्बल के ऊपर भी। तो आप ये सारे लेक्चर्स देखें, आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारा तरीक़ेकार क्या है और आप किसी भी एकेडमी के साथ इसको कंपेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं ये गारंटी किससे कह सकता हूँ कि जिस तरीके से हम पढ़ाते हैं उस तरह से कोई आपको नहीं पढ़ा सकता पूरे पाकिस्तान में, इंशाल्लाह गारंटी होगी, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, पहला हमारा क्वेश्चन ये है कि ओहम इज द यूनिट ऑफ, ओहम किस चीज़ की यूनिट है। तो आपको पता है ओहम रेजिस्टेंस की यूनिट है। ये क्वेश्चन आया था 2024 के TCC 36 कोर्स में, ठीक है। ओहम इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। अभी देखें इसके साथ मैंने क्या किया है, मोस्ट रिपीटेड MCQs। मोस्ट रिपीटेड MCQs कौन से, जो पिछले 3 साल में आ चुके हैं या जो हमारे मुताबिक जिनके आने के चांसेस है, तो दीज आर द मोस्ट रिपीटेड MCQs जो हम इस पोर्शन के अंदर ऐड करने जा रहे हैं। देखिए रेजिस्टेंस किस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है, तो ये लेंथ के ऊपर डिपेंडेंट है, क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर डिपेंडेंट है, मटेरियल के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है, मटेरियल और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये चारों आपको ऑप्शंस में दिए जा सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल इज डिपेंडेंट ऑन, या रेजिस्टेंस ऑफ अ मैटर, या रेजिस्टेंस ऑफ अ सॉलिड, या रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल इज डिपेंडेंट ऑन। तो आपका आंसर होगा लेंथ, टेम्परेचर, मटेरियल और क्रॉस सेक्शनल एरिया। अभी मटेरियल क्या है, मटेरियल ये है कि लेट सपोज अगर आप कॉपर लोगे तो उसकी रेजिस्टेंस एक होगी, अगर आप गोल्ड लोगे तो उसकी रेजिस्टेंस दूसरी होगी। तो मटेरियल अगर आप चेंज करोगे तो भी रेजिस्टेंस चेंज होगी। इसका फार्मूला क्या है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाय ए। रो क्या है, रो इज रेजिस्टिविटी। याद रखे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में डिफरेंस है। रेजिस्टिविटी किसके बराबर है, ओहम बाय मीटर के। दिस इज बेसिकली द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। इसकी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट होगी। ये भी आप याद रखें कि अगर आपसे पूछे कि रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल डिपेंड ऑन, तो ये ना हो कि आपका एक लेंथ, टेम्परेचर, क्रॉस सेक्शनल एरिया। रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होगी, जबकि जो रेजिस्टेंस है ये चेंज होगी। अगर आप लेंथ को चेंज करोगे तो भी आपके पास चेंज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज करोगे तो भी आपके पास रेजिस्टेंस चेंज होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया को चेंज करोगे तो भी आपके पास चेंज होगा।
तो एक मरतबा क्वेश्चन पूछा गया था आर्मी मेडिकल कॉलेज के टेस्ट में कि अगर आपने एक मेटल को 2 हिस्सों में डिवाइड किया, मेटल को 2 पीसेज में आपने डिवाइड किया, तो आप बताएं कि रेजिस्टिविटी के साथ क्या होगा, रेजिस्टिविटी कम होगी, इंक्रीज होगी या कांस्टेंट रहेगी। तो देखिए डियर स्टूडेंट, मैंने आपको क्या कहा कि रेजिस्टिविटी आपके पास क्या है, ये कांस्टेंट है, रेजिस्टिविटी में कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी होती है। जिस तरह आपका नाम लेट सपोज XYZ है, तो जो भी हो, चाहे आप जहां भी जाए, जितने भी ओल्ड हो जाए, आपका नाम ही रहेगा। तो इसी तरीके से जो रेजिस्टिविटी है ये एक मेटल की या एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, ये चेंज नहीं होती। इसी तरीके से अगर आपसे पूछे कि आपने मेटल को 2 हिस्सों में डिवाइड किया और आप बताएं कि उसकी रेजिस्टेंस के साथ क्या होगा, तो अभी रेजिस्टेंस चेंज होगी। कैसे चेंज होगी उसका फिर अपना एक अलग फार्मूला, लेकिन वो चेंज होगी। तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ, टेम्परेचर, क्रॉस सेक्शनल एरिया और मटेरियल के ऊपर, जबकि रेजिस्टिविटी जो है ये कांस्टेंट होगी। चाहे आप मटेरियल को चेंज करें, चाहे आप लेंथ चेंज करें, एरिया चेंज करें, ये मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, और इसका यूनिट क्या है, ओम पर मीटर। ठीक है, तो इसके अलावा जो ओहम ला है, तो ओहम ला हमारे पास किसके बराबर है, V = IR। और अभी ओहम ला के मुताबिक रेजिस्टेंस किसके बराबर होगा, वोल्टेज डिवाइड बाय I। ठीक है, करंट, तो ये इसके बराबर है। बाकी यहाँ पर मैंने दूसरा क्या पॉइंट हिट किया है कि रेजिस्टिविटी ये क्या है, ये आपके पास हो, इट इज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड यूनिट लेंथ। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पर इससे हम निकाल सकते हैं, ये कैसे आएगा, रो आपके पास किसके बराबर होगा, R × A/L। तो अभी आप क्या कह सकते हैं, अगर आप एरिया भी 1 कंसिडर करें और लेंथ भी 1 कंसिडर करें, तो आप कह सकते हैं कि रेजिस्टिविटी एक बॉडी की रेजिस्टेंस होगी जब उसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर होगा और उसका लेंथ 1 मीटर होगा। तो आप इस तरह भी कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है कि एमीटर किस लिए यूज होता है, तो एमीटर इज यूज फॉर इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा देखिए, ये तो एमीटर हो गया। अभी इसके ऊपर मजीद कौन से मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो आ सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने एक टेबल दिया है। इस टेबल के अंदर मैंने एमीटर, वोल्टमीटर और गैल्वेनोमीटर, इनके अंदर क्या डिफरेंस है, और ये सारे जो आपको नजर आ रहा है ये इसके ऊपर मोस्ट पॉसिबल MCQs है। एमीटर करंट के लिए यूज होता है, वोल्टमीटर वोल्टेज के लिए यूज होता है, और गैल्वेनोमीटर स्मॉल करंट्स के लिए यूज होता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि एमीटर और वोल्टमीटर में मोस्ट सेंसिटिव कौन है, सेंसिटिव किसे कहते हैं, जो स्मॉल से स्मॉल यूनिट को मेजर कर सके, तो गैल्वेनोमीटर मोस्ट सेंसिटिव देन एमीटर। ठीक है, अभी देखिए एमीटर को हम एक्सटर्नल सर्किट में सीरीज में कनेक्ट करेंगे, ये क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम। इसी तरीके से वोल्टमीटर को हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे और गैल्वेनोमीटर को भी हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे। क्यों, अगर आपसे रीजन पूछे क्यों, क्योंकि सीरीज में आपके पास करंट सेम होता है और पैरेलल में आपके पास वोल्टेज सेम होता है। तो वोल्टमीटर पे हम वोल्टेज मेजर करते हैं, इसलिए उसको पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि उसमें वोल्टेज चेंज नहीं होगी, सेम रहेगी। ठीक है, जबकि एमीटर को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं और गैल्वेनोमीटर को भी हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। अगर आपसे पूछे कि एमीटर, वोल्टमीटर और गैल्वेनोमीटर में सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसकी होगी, तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस वोल्टमीटर की होगी। ठीक है, और वोल्टमीटर को हम वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। और अगर आपसे पूछे कि आपने गैल्वेनोमीटर को किस तरह से वोल्टमीटर में कनेक्ट करना है, तो आपने उसके साथ हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करना है। अगर आपसे पूछे कि उसको वोल्टमीटर में किस तरह कन्वर्ट करना है, तो आपने क्या करना है, उसके साथ तो कैन बी कन्वर्टेड थ्रू, तो ये। ठीक है, तो ये आपके पॉइंट्स हो गए। यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट क्या है, इनके मेजर्स, कि ये क्या चीज़ मेजर करता है, इनका जो कनेक्शन टाइप है कि इसको आपने एक्सटर्नल सर्किट में किस तरह कनेक्ट करना है, ये आपसे इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ये आप कर ले। ठीक है, अभी देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर एक और भी क्वेश्चन पूछा गया था सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर के मुताबिक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि हाउ इज द सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर मेजर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर किस चीज के बराबर, C/NAB। C क्या है, C कांस्टेंट रहेगा, N नंबर ऑफ टर्न्स है, A एरिया ऑफ द कॉइल है, B स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। तो सेंसिटिविटी किसके बराबर है, C/NAB। अभी देखिए लास्ट टाइम में क्वेश्चन पूछा गया था कि सेंसिटिविटी आपके पास कैसे इंक्रीज होगी, तो सेंसिटिविटी इंक्रीज करने के लिए आपके पास हो क्या होगा, NAB को डिक्रीज करना पड़ता है, क्योंकि देखिए इनके दरमियान इनवर्स रिलेशन है ना, सेंसिटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू NAB।
तो अगर आपने नंबर ऑफ टर्न्स को डिक्रीज किया तो सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी, अगर आपने एरिया ऑफ काइल को डिक्रीज किया तो सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी, और अगर आपने नंबर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज किया तो आपके पास क्या होगा, सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी। लेकिन डियर स्टूडेंट, इससे पहले साल 2022 में इसको थोड़ा चेंज करके दिया गया था। उसमें क्या किया गया था कि इस तरह से आपको दिया गया था कि 1 ओवर सेंसिटिविटी ये कैसे इंक्रीज होगी। तो देखिए, अगर आप 1 ओवर सेंसिटिविटी करोगे तो फिर ये आपके पास आएगा NAB/C। ये भी आप उल्टा हो जाएगा ना, क्योंकि इनको आपने टर्न करना है। फिर तभी क्या करना है आपने, NAB/C को अगर आपने इंक्रीज किया तो आपके पास हो सेंसिटिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अभी इस पॉइंट के ऊपर आपने थोड़ा सोचना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां पर आपने इसको 1 ओवर किया, अगर आपने 1 ओवर किया तो अभी ये भी उल्टा हो जाएगा। अभी अगर आप इसको इंक्रीज करोगे तो ये आपके पास डिक्रीज होगी। बस आपने ज़हन में ये चीज रखना है कि NAB और सेंसिटिविटी का इनवर्स रिलेशन है। अगर NAB इंक्रीज होगी तो आपके पास सेंसिटिविटी डिक्रीज होगी, अगर NAB डिक्रीज होगी तो आपके पास सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी। ये आपका मेन पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, ये आपका हो गया, ठीक है। और ये पॉइंट भी हमने कर लिया कि अगर NAB इंक्रीज होगी तो गैल्वेनोमीटर आपके पास क्या होगा, सेंसिटिविटी उसकी इंक्रीज होगी। और आपको मैंने कहा कि सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर कौन सा होता है, जो स्मॉल से स्मॉल करंट को भी मेजर कर सके। सो ये होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे पेड कोर्सेज को बाय करना चाहते हैं तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। टेस्ट पासिंग गारंटीड नोट्स हमारे पास अवेलेबल है, जो हम आपको आपके सेंटर के मुताबिक देंगे। डियर स्टूडेंट्स, अभी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, देखिए इस वीडियो को बनाने में तकरीबन हमारे 5 से 6 घंटे लगे। आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप मज़ीद किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस चाहते हैं, ताकि मैं आपके लिए उन टॉपिक्स के ऊपर लाजमी वीडियो बनाऊं। और इस वीडियो को लाजमी शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप्स में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। क्योंकि हमारा मकसद है आप लोग की हेल्प करना। और आपको पता है यूट्यूब पर कोई भी ऐसी वीडियो नहीं है जिसके अंदर इतना बेहतरीन कंटेंट आपको मिले। तो आप इसको बाकी भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बाकी लोगों की भी हेल्प करें। अल्लाह आपके लिए आसानी पैदा करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। बाकी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं करना वो आपका काम है। आपको अच्छा लगे, अपने लिए कीमती लगे, तब आप सब्सक्राइब करें ना, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि अगर आप रेफ्रिजरेटर का, फ्रिज का दरवाज़ा खोलोगे तो क्या होगा। तो देखिए, रूम का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, मीन्स रूम गर्म होगी। अक्सर वहाँ पर फिर स्टूडेंट्स कहते हैं कि अच्छा यार, आपने फ्रिज का दरवाज़ा खोला तो अभी तो सारे ठंड कमरे के अंदर आएंगे, तो कमरे का टेम्परेचर कम होगा, मीन्स कमरा ठंडा होगा। लेकिन क्या होगा, कमरे का टेम्परेचर बढ़ेगा, इट मीन्स क्या होगा, हॉट हो जाएगा कमरा। अभी क्यों? क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है कि जो आपके पास रेफ्रिजरेटर होता है, ये इनसाइड जो आपके पास हीट होता है, फ्रिज के अंदर जो हीट होता है उसको बाहर भेजता है, ठीक है। जहाँ पे ये पड़ा है, अगर कमरे के अंदर पड़ा है तो फ्रिज के अंदर से हीट बाहर भेजेगा। अभी जब आपने दरवाज़ा ओपन किया तो ये हीट भी बाहर भेज रहा है, और जो बाहर का टेम्परेचर है तो उससे फिर हीट ले आ रहा है, फिर बाहर भेज रहा है। तो अभी ये वर्क कर रहा है एज अ हीट इंजन, एज अ हीट इंजन अभी ये काम कर रहा है। तो इसलिए कमरे का टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो अगर आपसे पूछे कि व्हाट विल हैपन इफ यू कीप द रेफ्रिजरेटर डोर ओपन, तो आपने कहना है कि टेम्परेचर ऑफ द रूम विल इंक्रीज, कम नहीं होगा, ठीक है। याद रखें, ये अक्सर स्टूडेंट्स गलत करते हैं, कम नहीं होगा, बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी फ्रिज काम और ज्यादा करेगा ना, क्योंकि उसने ठंडा करने की कोशिश करनी है और काम करेगा, उसका कंप्रेसर और गैस को कंप्रेस करेगा, वहां पे हीट प्रोड्यूस होगी और हीट रूम में आएगी तो रूम का टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। और ये काम करेगा एज ए हीट इंजन। अभी देखिए, और भी क्वेश्चन यहाँ से थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से पूछे गए, ओ मैं सारे आपको समझा देता हूँ, जस्ट ये कर ले, इट्स मोर देन इनफ फॉर योर थर्मोडायनेमिक चैप्टर। बॉइलिंग ऑफ वाटर कौन सा एग्जाम्पल है, तो ये आइसोथर्मल एग्जाम्पल है। आइसोथर्मल कौन सा होता है, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो। अच्छा देखिए, साउंड जब एयर के अंदर ट्रेवल करता है तो कौन सा प्रोसेस होता है, आइसोबैरिक प्रोसेस होता है। आइसोबैरिक कौन सा प्रोसेस होता है, जिसमें प्रेशर कांस्टेंट हो। अच्छा देखिए, अगर गाड़ी की टायर जो है वो फट जाए तो ये कौन सा प्रोसेस है, तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। एडियाबैटिक प्रोसेस कौन सा होता है, जिसमें हीट का एक्सचेंज जीरो हो। ये लास्ट टाइम पूछा गया था, ठीक है। ये 2024 में ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया था। ये आर्मी मेडिकल कॉलेज के टेस्ट में भी पूछा गया है, TCC में भी पूछा गया है, और इवन यूपीएन कैडेट में भी आया था कि अगर टायर फट जाए तो ये कौन सा प्रोसेस होगा, तो दिस इज एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस कौन सा होता है, जिसमें हीट कांस्टेंट हो, ठीक है। फिर आता है साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस कौन सा होगा, जिसके अंदर इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होगी। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि एंट्रोपी भी इसके अंदर कांस्टेंट होगी। एंट्रोपी क्या है, डिसऑर्डर है ना, तो एंट्रोपी भी इसके अंदर क्या है, कांस्टेंट होगी।
अभी साइक्लिक प्रोसेस किस किस में होता है, तो ये आइडियल हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर ये साइक्लिक प्रोसेस के अंदर काम करते हैं। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, जिसमें पॉइंट ए से अगर लेट सपोज पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तो फिर वापस पॉइंट ए की तरफ आता है, ठीक है, पूरा साइकिल में घूमता है। तो उसके फिर 4 फेजेस है, आप चेक कर ले, ठीक है। तो साइक्लिक प्रोसेस में आपके पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगी, चेंज इन एंट्रोपी जीरो होगी, कार्नोट हीट इंजन और इसके अलावा रेफ्रिजरेटर वर्क्स ऑन साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है कि सिनोनिम ऑफ ब्लेम, ब्लेम का सिनोनिम क्या है, ब्लेम किसे कहते हैं, किसी के ऊपर तनकीद करना, ठीक है, किसी के ऊपर उंगली उठाना, तो क्रिटिसाइज इसका सिनोनिम है। अच्छा, और क्या इसके रिपीटेड सिनोनिम आ गए हैं, तो एक्यूज भी आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे इसका एंटोनिम पूछे तो वो क्या है, प्रेस, तारीफ करना, तनकीद करना और तारीफ करना, तारीफ करना इसका अपोजिट है ना। नेक्स्ट आपका क्या है डियर स्टूडेंट, तो एक्सक्यूज, एक्सक्यूज का सिनोनिम क्या है, तो जस्टिफिकेशन, सफाई पेश करना, ठीक है। इसके अलावा एक्सप्लेनेशन, ठीक है। इसके अलावा रीजन और फॉरगिवनेस, माफ करना, ठीक है। सो नेक्स्ट आपका क्या है कि वाइल्ड, वाइल्ड का एंटोनिम क्या है, वाइल्ड किसे कहते हैं, जो जंगली होते हैं। अभी टेम्ड किसे कहते हैं, फालतू, जिसको हमने घर में पाला होता है, ठीक है। वाइल्ड जंगली को कहते हैं, टेम्ड घर में पाले हुआ, ठीक है। इसके और क्या है, तो डोमेस्टिकेटेड घर में पाले हुए, कल्टिवेटेड, ठीक है, ये दोनों। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे टीसीसी का टेस्ट पासिंग गारंटेड नोट्स है। इसके अंदर हम आपको वर्बल देंगे जिसमें वर्बल के सारे ट्रिक्स अवेलेबल है, नॉन वर्बल देंगे जिसमें नॉन वर्बल के ट्रिक्स अवेलेबल है। वर्बल नॉन वर्बल के टोटल 250 क्वेश्चन होंगे और इसी से आपके टेस्ट के अंदर 64 नॉन वर्बल और 84 वर्बल, यही से कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं होगा। और हमारे हर क्वेश्चन के साथ, चाहे वर्बल का क्वेश्चन हो चाहे नॉन वर्बल का क्वेश्चन, उसके अंदर ट्रिक्स लिखी गई है ताकि आप उसको कम से कम टाइम में सॉल्व कर सके। इसी तरीके से कंप्लीट एकेडमिक आपको देंगे, ये आपके सेंटर के मुताबिक होगा, इसमें हाई यील्ड चीज़ें होगी। अभी देखिए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का कोर्स तो इतना ज़्यादा है कि आप उसको कवर नहीं कर सकते, तो हमने क्या किया है, हमने बिल्कुल सेंटर के हिसाब से सेलेक्टेड नोट्स बनाए ताकि आप उसको कम से कम टाइम में कवर कर सकें, जिसमें हम आपको स्ट्रेटेजी बताएंगे कि आपने मैथ्स कैसे कवर करना है, आपने केमिस्ट्री कैसे कवर करनी है, फिजिक्स के हमारे हाई यील्ड नोट्स हो गए, इंग्लिश के हमारे हाई यील्ड नोट्स हो गए, पास्ट पेपर्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि पास्ट पेपर्स हमने कैसे सॉल्व करना है। जिस तरह इस वीडियो के अंदर मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, तो पास्ट पेपर से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, तो हम आपको एक्यूरेट पास्ट पेपर्स भी देंगे। तो ये हमारा कंप्लीट कोर्स होगा, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या मिलेंगे, अभी हम आपको वर्बल और नॉन वर्बल के लेक्चर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। इस नॉर्मल कोर्स की फीस 8500 थी, अभी हमने क्या किया है, अभी हमने इसकी फीस सिर्फ और सिर्फ 5000 रखी हुई है पहले 30 स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। कल से मैं बता रहा हूँ 30 स्टूडेंट्स के लिए भी हमारे पास तकरीबन 18 सीट्स अवेलेबल है। इसके अंदर हम आपको वर्बल नॉन वर्बल के लेक्चर्स भी देंगे, एक दिन में आपके वर्बल नॉन वर्बल के लेक्चर्स कवर हो जाएंगे। इसके अलावा इसके अंदर वर्बल की 13 टाइप्स होंगे, नॉन वर्बल की 5 टाइप्स होंगे, कंप्लीट एकेडमिक होगा जिसमें फिजिक्स आ जाता है, जिसमें इंग्लिश आ जाता है, मैथ्स की स्ट्रेटेजी आपको बताएंगे कि कैसे कवर करना है, कौन कौन से एरियाज इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से केमिस्ट्री के आपको कंटेंट बताएंगे कि कौन कौन से एरियाज कवर करना है, कैसे कवर करना है। बाकी ये सेलेक्टेड नोट्स होंगे, जिस सेंटर से आपने टेस्ट देना है उसी सेंटर के मुताबिक हम आपको नोट्स देंगे और इसके अंदर पास पेपर्स भी आपको मिलेंगे पिछले 3 सालों के, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्वेश्चंस किस तरीके से आ रहे हैं। क्योंकि पास पेपर्स को हम आपको एक तरीकेकार बताएंगे कि कैसे सॉल्व करना है, जिस तरह इस वीडियो के अंदर मैं करवा रहा हूँ। तो अगर आप उसी तरीके से कर लेते तो आपका मैक्सिमम पोर्शन इंशाल्लाह कवर हो जाएगा और आपके टेस्ट में 85% से ज़्यादा मार्क्स होंगे। क्योंकि सिर्फ टेस्ट पास करना लाजमी नहीं है, आपने टेस्ट के अंदर ज़्यादा मार्क्स लेने हैं, तब आपका नाम मेरिट में आएगा। आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब पर बहुत सारे लोग हैं जो आपको कहेंगे कि 1000 रुपये हमें दे दे, 500 हमें दे दे, हम आपको नोट्स दे देंगे, और वो फजूल किस्म के नोट्स होते हैं जो उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह से डाउनलोड किए होते हैं, और आपको भी पता है, आप खुद भी समझदार हो कि उससे कोई क्वेश्चन नहीं आता और ना उतने ज़्यादा नोट्स कवर किए जा सकते हैं। तो हमारा टीचर सपोर्ट भी आपको मिलेगा, किसी भी चीज़ की समझ नहीं आती तो टीचर से पूछ सकते हो। 8500 इसकी नॉर्मल कीमत है, अभी इसके ऊपर हमने डिस्काउंट लगा हुआ है, 5000 का आपको मिलेगा और तकरीबन 18 सीट्स हमारे पास अभी करंटली इस वक्त अवेलेबल है, ठीक है। इसके बाद नॉर्मल हम 8500 फी चार्ज करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि कम्यूटेटिव लॉ के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, तो इसके अंदर एडिशन की प्रॉपर्टी होती है, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन की प्रॉपर्टी इसके अंदर नहीं होती, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैथ से आया था। अभी नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है कि मोस्ट रिएक्टिव कार्बोकैटायन कौन सा होता है। तो देखिए आपके पास कार्बोकैटायन क्या होता है, कार्बन विद पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड कार्बोकैटायन। तो मिथाइल कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, रिएक्टिव होता है। अभी अगर आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, तो टर्शरी कार्बोकैटायन जो है ये आपके पास सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा है, टर्शरी कार्बोकैटायन। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कार्बोकैटायन कौन सा है, तो मिथाइल कार्बोकैटायन, ठीक है। तो CH3+ ये आपके पास सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, और जो आपके पास ये है CH3,
ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो टर्शियरी कार्बोकेटायन क्या है, ये आपके पास सबसे ज़्यादा स्टेबल है, और मिथाइल कार्बोकेटायन के ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से याद कर ले, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अभी आप देखिए कि सेकेंडरी क्या है, प्राइमरी क्या है, तो ये आप चेक कर ले, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है कि डोमेन ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का डोमेन क्या है, -इन्फिनिटी और आपके पास इन्फिनिटी ये है। अभी देखिए साइन एक्स के साथ मैंने और क्या किया है, मैंने मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में साइन, काज और टेंजेंट सबको ऐड किया है। इन सब के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। साइन एक्स का रेंज क्या है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। कॉज एक्स का डोमेन क्या है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और टेंजेंट एक्स का आपके पास डोमेन क्या है। तो अगर ओ ऑड मल्टीपल ना हो 5/2 का, तब आपके पास उसका रेंज क्या होगा, ये उसका रेंज होगा, और पीरियड उसका ये होगा, ठीक है। तो ये आपके साथ सारे आपसे पूछे जा सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन लास्ट टाइम रिपीट हो चुके हैं। तो आपके लिए क्या है कि आप लोग अपने मैथ्स बुक से ये जो इंटीग्रेशन है, डिराइवेशन है, सेट्स है, मैट्रिसेस है, ये चैप्टर्स लाजमी कवर कर लें। इंटीग्रेशन, डिराइवेशन, सेट्स, मैट्रिसेस, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है कि क्लेमेंसन रिडक्शन में कौन सा रिएजेंट यूज होता है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो क्लेमेंसन रिडक्शन के अंदर हम क्या यूज करते हैं, जिंक एमलगम को यूज करते हैं, ठीक है। ZnHg, ठीक है, इसको हम यूज करते हैं। और एनवायरनमेंट कौन सा होता है, HCl, यानी एसिडिक एनवायरनमेंट आपके पास होता है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि क्लेमेंसन रिडक्शन कौन से एनवायरनमेंट में होगा, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, एक्वियस। तो आपके पास आंसर क्या होगा, एसिडिक एनवायरनमेंट, ठीक है। अभी क्लेमेंसन रिडक्शन क्या है, क्लेमेंसन रिडक्शन में हम अल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करते हैं, उसकी रिडक्शन करते हैं किस चीज़ में, अल्केन में। तो ये आपके पास क्लेमेंसन रिडक्शन। यहाँ पर देखिए हमने कीटोन दिया हुआ है, हमने जिंक एमलगम दिया है, HCl दिया हुआ है, एसिडिक एनवायरनमेंट है, और उसको कन्वर्ट किया किसके अंदर, अल्केन के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है कि एसिडिटी ऑर्डर, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनोल और अल्कोहल, इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो देखिए डियर स्टूडेंट, कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक है आपके पास, फिर उसके बाद फिनोल है, और फिर उसके बाद अल्कोहल है। तो इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकती है, नहीं कि डायरेक्ट आपको ये लाइन पूछा जाए, आपसे एग्जाम्पल के थ्रू भी पूछा जा सकता है कि CH3COOH, ROH, और इसके अलावा ये फिनोल, इनमें सबसे ज्यादा अगर आपको यहाँ इस तरह दिया जाए कि इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है, तो आपका आंसर होगा ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये अल्कोहल उसके बाद आएगा, फिनोल उसके बाद आएगा, अल्कोहल सबसे लास्ट में आएगा। अभी कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों सबसे ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि उसके अंदर रेजोनेंस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। रेजोनेंस उसके स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करता है, तो इसलिए वो जल्दी H+ को लॉस करेगा, ठीक है। फिनोल क्यों, क्योंकि इसकी ये लेस एसिडिक है, क्योंकि इसके अंदर लोकलाइज नेगेटिव चार्ज होता है, तो वापस हाइड्रोजन को गेन कर सकता है, जबकि अल्कोहल के अंदर रेजोनेंस नहीं होता और वो बहुत इजीली हाइड्रोजन प्लस को लॉस नहीं करते, तो इसलिए वो आपके पास क्या होते हैं, वो आपके पास वो लीस्ट एसिडिक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है कि वन कम्स फ्रॉम इनटू फंक्शन, 1-to-1 फंक्शन का पूछा गया, तो इसको इनवर्स फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। ये इसका आंसर है। अभी देखिए डियर स्टूडेंट, इनवर्स फंक्शन क्या होता है, इनवर्स फंक्शन ये होता है जो आपके पास पूरे इफेक्ट को कैंसिल करके वापस ओरिजिनल फंक्शन की तरफ ले जाए, इसको कहते हैं इनवर्स फंक्शन। ये कौन से सेट्स के अंदर आपके पास पॉसिबल होगा, जो बाइजेक्टिव सेट्स होंगे, ठीक है, सिर्फ उसके अंदर आपके पास उन वैल्यूज के अंदर पॉसिबल होगा। और बाकी यहाँ पर एक एग्जांपल ये भी लास्ट ईयर आया था कि इफ फंक्शन 2x + 3, तो आप इसका इनवर्स बताए, तो ये क्या होगा, x - 3/2, ये इसका 1-to-1 फंक्शन या इनवर्स फंक्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है कि अगर 2 एंगल्स और एक साइड दिया हो, तो आपने कौन सी लॉ को यूज करना है, तो आपने लॉ ऑफ साइन को यूज करना है, ठीक है। लॉ ऑफ साइन क्या है, तो ये आपके पास लॉ ऑफ साइन है। इसमें ये जो ABC आपको नजर आ रही है, तो ये देखिए ये साइड्स है आपके पास, ठीक है। और जो आपको कैपिटल ABC नजर आ रहे हैं, तो ये एंगल्स है, ये देखिए ये एंगल और ये एंगल। तो ये आपके पास क्या है, ये लॉ ऑफ साइन है। तो लॉ ऑफ साइन ये भी आपको MCQ के अंदर दिया जा सकता है कि विच लॉ दिस इज, तो दिस इज लॉ ऑफ साइन। अगर आपको 2 एंगल्स दिए गए हो, ठीक है, कोई भी 2 एंगल्स ABC में कोई 2 एंगल दिए गए हो और एक साइड दिया गया हो, तो हमने फिर कौन सी लॉ को यूज करना है, हमने लॉ ऑफ साइन को यूज करना है, ठीक है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिए। वस्सलाम।